तो राहु को आप किस तरह से देखते हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि राहु तो ग्रह ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो खगोलीय घटना है, राशि परिवर्तन है, वो आपके दृष्टिकोण में क्या है? मेरे लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लैनेट है आज की डेट में, वो राहु महाराज से बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं है। राहु को किस तरीके से पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेहतर कोई प्लैनेट नहीं है जो आपको तुरंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है आज के कलयुग के कंसेप्ट में। राहु को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? कहानी सबने सुनी है जैसा आपने कहा, अब राहु को समझने के लिए क्या बचा? कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं, हर जगह पे राहु की वही पागलपन असर करता है। इंटरव्यू देने जाओगे, आपका लास्ट मोमेंट पे आपने 4 राउंड क्लियर कर लिए, 5 राउंड क्लियर कर लिए, 6ठे राउंड पे जाके आपको HR राउंड के बाद आपका ऑफर लेटर रिलीज होना होगा, वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे रोक लगा देंगे। आप तड़पते रहोगे, आज आया फ़ोन, कल आया फ़ोन, बार बार अपना फ़ोन चेक करोगे, नहीं आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज लास्ट मोमेंट ऑब्स्टैकल। जितने भी लोग आखिरी, जिनका काम लास्ट मोमेंट पे अटकता है, वो लास्ट मोमेंट पे आके जब सारी मेहनत विफल हो जाती है, उसमें एक ही प्लेनेट का रोल होता है, वो राहु महाराज है। सबसे ज़्यादा परेशानी, माफ़ कीजिएगा जी कर्क वालों, आपके लिए तो बहुत टफ समय होने वाला है। कर्क के 8th हाउस में जो है राहु ट्रांजिट कर जाएंगे, तो कर्क के लिए बहुत टफ समय हो सकता है। 4 राशियां हैं जिनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है एक मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के लिए 12th हाउस में राहु आ जाएंगे। इसको कहते हैं हम पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना। पागल खाना मतलब आइसोलेशन, मेंटली हैरास्ड। जेल खाना मतलब आपको दुनिया से जेल खाना भी मतलब काट के अलग कर दिया गया। और दवा खाना मतलब अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आइसोलेटेड हो जाना, अलग थलग हो जाना, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाना, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाना इन सब चीज़ों पे, चाहे आपके डिजीज़ हो, चाहे आपकी जमा पूंजी उड़ जाना, वो सारी चीज़ें मीन राशि वालों के लिए प्रॉब्लम है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंता बड़ी SKT का एक और पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत बड़े खगोलीय परिवर्तन की। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन है, लेकिन बाकी ग्रहों से अलग राहु उल्टा चलता है। राशि परिवर्तन ये जो है, मीन से कुंभ में राहु प्रवेश कर रहे हैं, और राहु के साथ साथ केतु का भी ये राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो खगोलीय घटना है, इसे कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, और इसका पॉजिटिव प्रभाव कैसे लिया जाए। मतलब हमारे आसपास की जितनी घटनाएं हैं, उनका हमारे ऊपर जब असर पड़े तो वो सकारात्मक ही कैसे पड़े, ये कोशिश आज इस पॉडकास्ट में रहने वाली है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो राहु को मानते ही नहीं हैं। वो ये कह देते हैं कि राहु और केतु तो काल्पनिक ग्रह हैं, इन्हें देखा जा नहीं सकता है, छाया ग्रह इन्हें खुद ज्योतिषी कहते हैं। तो क्या ऐसे में राहु को इतना बड़ा मानना भी क्या सही है? इन सभी बातों के ऊपर करने वाले हैं हम चर्चा। पॉडकास्ट में मेरे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य विशाल अरोड़ा जी मौजूद हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो राहु को आप किस तरह से देखते हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि राहु तो ग्रह ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो खगोलीय घटना है, राशि परिवर्तन है, वो आपके दृष्टिकोण में क्या है? शालिनी जी, मेरे लिए मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लैनेट है आज की डेट में, वो राहु महाराज से बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं है। ये बात मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी जानते हैं। और राहु को किस तरीके से पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेहतर कोई प्लैनेट नहीं है जो आपको तुरंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है आज के कलयुग के कंसेप्ट में। क्योंकि कलयुग में जो प्रधानता, हर युग के कुछ ग्रह होते हैं जो प्रधान होते हैं, तो कलयुग की जो प्रधानता है वो राहु महाराज को मिली हुई है। बिकॉज राहु क्या है? डिज़ायर्स हैं आपकी अतृप्त। राहु क्या है? सिर्फ सिर का हिस्सा है, ठीक है। स्टोरी तो सभी लोग जानते हैं, हम उसे बताएंगे नहीं। तो अतृप्त ग्रह है जिसके लिए जो डायमेंशंस हैं वो इनडिफिनिट है, इन्फिनिटी है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें कितनी चीज़ें हैं जो आपकी कल्पना से बाहर भी हो रही हैं। आप रोज़ाना AI की नई नई
चीज़ों को देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या किसी ने आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले सोचा होगा कि हम कुछ टाइप करें और हमारे पास सारी चीज़ें वैसी की वैसी बनी हुई आ जाए? हमने और आपने अपने स्कूलों में बैठ के कलमे घिसी हैं और आज बच्चे 2 मिनट में टाइप करते हो, सब कुछ आ जाता है। आप एक वीडियो डालते हैं या एक सिर्फ फोटो डालते हैं और उसके कितने डायमेंशन आ रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। डाउन द लाइन, गो टू 10 ईयर्स लेटर, आप सिर्फ एआई ही पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कल्पना, और ये कल्पना शक्ति तो है आर्टिफिशियल। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दैट इज राहु ओनली, जिसका सर है, जो सोच सकता है, इतना सोच सकता है कि आप कल्पना से परे है। बाकी सभी प्लैनेट्स की लिमिट होती है, राहु को बोला जाता है लिमिटलेस। आप इसके कितने ही उदाहरण देख लीजिए हमारे आसपास। कितने ही लोग हैं जो रातों रात फेम में चढ़े हैं, रातों रात एक रील से, एक वीडियो से कहाँ पहुंचे हैं। अपनी एक आकृति को दिखाकर ही, अपनी एक शक्ल से भी अगर इंसान, आप देख लीजिए मोनालिसा देख लीजिए, आईआईटी बाबा देख लीजिए, कितने लोग हैं जो अप भी गए हैं और उसी राहु ने उनको डाउन भी फेंका है। तो मेरे लिए जो सबसे शानदार ग्रह है ना, वो राहु है, जिनको मैं मतलब अपना एक ऐसा प्लेनेट मानता हूँ, गेम चेंजर, जो आपकी लाइफ को पलट सकते हैं। और लेकिन इसका एक तरीका है, क्योंकि आमतौर पे शनि राहु, इन्हीं से केतु, शनि राहु केतु मंगल थोड़ा सा अभी डाउन है। शनि राहु केतु से लोग घबराते हैं, डरते हैं कि भाई राहु दशा आ गई। लेकिन आपको अगर उनसे पॉजिटिव वे से रिजल्ट निकालना आ गया, जिसको आता है, तो नो लुकिंग बैक है। आज आप सिखाने वाले मैं बताने वाला हूँ आज वही चीज़। मैंने अभी तक रिवील नहीं करी है कई जगहों पर, लेकिन आज आपके साथ बैठे हैं तो चलिए आज हम अपने दर्शकों को मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि हम कैसे इसको पॉजिटिव वे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से आप अपने रिजल्ट्स क्विकली पा सकते हैं। आपके काम अटके हुए हैं राहु महाराज ने, तो आप उसको, लेकिन राहु की माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहले तो आपको राहु को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राहु को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? कहानी सबने सुनी है, जैसा आपने कहा सबसे पावरफुल वो ग्रह है, ये भी आपने बता दिया है। पॉजिटिव उससे रिजल्ट कैसे मिलेगा वो आप आगे बताने ही वाले हैं। अब राहु को समझने के लिए क्या बचा? मैम समझना ये है कि हमें सिर्फ एक ही स्टोरी पता है। अमृत लेने गए, अमृत के लिए छलावल किया, सर कटा, विष्णु जी ने सर काट दिया, तो एक राहु बन गया, एक केतु बन गया, इतनी स्टोरी पता है। हाँ। लेकिन आपने राहु के एक बेसिक, हर प्लेनेट का एक बेसिक एसेंस होता है जिससे वो डिराइव होता है और जिससे उसके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में भी आते हैं और हमारे आसपास के हमारे फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। हमें वही नहीं पता है। राहु को समझिए, राहु क्या है? राहु महाराज जो है वो आधे देव हैं, आधे असुर हैं। उनकी शुरू से यही अभिलाषा रही कि मुझे जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसे जोड़ता हुआ जा रहा हूँ पब्लिक के लिए। लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं अपने ऑफिस में, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ। हमें प्रमोशन नहीं मिलती, हमें सम्मान नहीं मिलता, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं अपने आधे टीम का काम तो मैं ही कर देता हूँ। लोग यही प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और हमें उसके बदले में ना प्रमोशन मिल रहा है, ना हाइक मिल रहा है, ना ये मिल रहा है। आपकी कुंडली में जहाँ राहु बैठा है आप वहाँ से जोड़ लो, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा उस फील्ड पे। क्योंकि राहु क्या है? अतृप्त चीज़। वो देव बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि मुझे वो सम्मान मिले, मैं उसका हकदार हूँ, बिकॉज आई एम वेरी टैलेंटेड, आई कैन डू लॉट मेनी थिंग्स। बट उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। अब उस रिकॉग्निशन को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। दिस इज राहु। जब इंसान के अंदर वो एक, अब आप इसको अपने, आप मेरी हर बात को अपने ऊपर से जोड़ते रहो कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं, वो चाहे रिसर्च हो कोरोना की दवाई बनाने के लिए, ना हम घर जाएंगे, ना हम रातों रात दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो एक बहुत बड़ी पीएचडी करनी हो, चाहे आईआईटी क्लियर करना हो, चाहे जुर्म भी करना हो, क्राइम भी करना हो, हर जगह पे राहु की वही पागलपन असर करता है। नाउ दैट डिपेंड्स कि आपका राहु, नेटल राहु किस राशि, किस नक्षत्र, किस जगह पे बैठा है और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। इसको हम डाइवर्ट करेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन हमें राहु के इसेंस को आप समझिए। राहु महाराज को सर कटा, अब सर कटा तो राहु महाराज का जब विष्णु भगवान का चक्र चला तो वो सुदर्शन चक्र का वेग इतना तेज था कि सर धड़ से अलग होके, जब भी आप सर को धड़ से अलग करते हैं तो जो धड़ होता है वो यूं ही गिर जाता है ऐसे करके, लेकिन धड़ जो है वो, सर जो होता है वो वेग के साथ गिरता है। और सुदर्शन चक्र का वेग इतना था कि राहु जो कि देवताओं की पंक्ति में बैठे थे, उनका सर उड़कर जाके कहाँ गिरा? राक्षसों की झोली में।
तो उनकी प्रवृत्ति जो है वो असुर की आ गई, बट क्योंकि अमृत पान कर चुके थे तो पॉजिटिवनेस भी आ गई। अब वही पॉजिटिवनेस का नेक्टर हमें निकालना होता है, क्योंकि उन्हीं की खून की बूंद से ही प्याज पैदा हुआ था। प्याज तभी निकला था, तामसिक कहते हैं इसलिए कहते हैं तामसिक है। लेकिन प्याज के बेनिफिट कितने, हेल्थ वाइज जाओ तो, ठीक है। इसलिए लेकिन कहते हैं कि भाई तमस है इसके अंदर, क्योंकि वो एक राक्षस के उससे ड्रॉपलेट से निकला था। और जो धड़ था वो सीधा जाके देवताओं की झोली में गिर गया, ऐसे करके गिरा। तो केतु को मोक्षदाता प्रदान कर दिया गया, क्योंकि वो देवताओं की झोली में गिरे थे। और राहु को डिजायर्स, अब डिजायर्स पूरे नहीं हुए थे, सर बच गया था, तो वो डिजायर्स पूरे करने के लिए निकले हुए हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जिस भी इंसान को अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने डिजायर्स फुलफिल करने हैं, लेकिन फास्टर वे में, टाइम नहीं है भाई, मेरे को 10 साल वेट नहीं करना कि मैं 10 साल बाद उस पोजीशन पे पहुंचूंगा। हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग अक्सर यही चाहते हैं कि विशाल जी क्विकर, फास्टर, और मेरी कंसल्टेशन भी ऐसी होती है। मैं बिलीव नहीं करता कि 10 साल बाद क्या होगा, मैं आज की डेट में बात करता हूँ। आज क्या चाहिए ये बता भाई, आज कैसे इसको अचीव करें, हम उस पर बात करते हैं। तो राहु को समझिए कि राहु चाहते क्या है आपके चार्ट में बैठ के, क्या एनर्जी से डिराइव होंगे, किस एनर्जी से राहु के, देखिए साइंस के लॉजिक से जाएं तो काइनेटिक, क्वांटम और इस एनर्जी की बात करें तो आपके चार्ट में जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, किस पॉजिटिव रैपर से हम उन्हें आगे पुश करें तो वो भी आपको आगे पुश करेंगे। हम कितनी धक्का लगाएंगे वो भी आपको उतनी तेज़ी से धक्का लगा देंगे आगे। और अगर हम आप उनको नेगेटिव चीज़ों पे करने पे छोड़ देंगे तो वो अपनी असुर प्रवृत्ति के साथ और पॉजिटिव प्रवृत्ति दोनों के साथ आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे अगर वो 8th हाउस में बैठेंगे आपकी कुंडली में, तो अष्टम भाव में बैठेंगे, तो अष्टम भाव उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक भाव है, ठीक है। वहां पे वो बहुत पीड़ादायक भाव भी क्या है, वो एंजॉय करते हैं, वो आपको कष्ट पे कष्ट देते रहते हैं, क्योंकि वो गहराई और डेप्थ में चले जाते हैं। वहां पे वो आपको टेस्ट करते रहेंगे बार बार। आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपका लास्ट मोमेंट पे आपने 4 राउंड क्लियर कर लिए, 5 राउंड क्लियर कर लिए, 6ठे राउंड पे जाके आपको HR राउंड के बाद आपका ऑफर लेटर रिलीज होना होगा, वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे रोक लगा देंगे। आप तड़पते रहोगे, आज आया फ़ोन, कल आया फ़ोन, बार बार अपना फ़ोन चेक करोगे, नहीं आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज लास्ट मोमेंट ऑब्स्टेकल। जितने भी लोग आखिरी, जिनका काम लास्ट मोमेंट पे अटकता है, आके जो मैक्सिमम अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो साइन करना होता है ना फाइनल की, अब अचीव हो गया कि भाई यहाँ से लोन रिलीज़ होना है, यहाँ से पेमेंट आनी है या यहाँ से जॉब होनी है, वो लास्ट मोमेंट पे आके जब सारी मेहनत विफल हो जाती है, उसमें एक ही प्लेनेट का रोल होता है, वो राहु महाराज है और कोई नहीं है। जुपिटर आपका काम नहीं रोकेंगे। सैटर्न डिनायल कभी भी नहीं करते, डिले करते हैं। सैटर्न इज अ डिलेयर, नॉट डिनायल। आपको शनि ने, अगर शनि महाराज जहाँ बैठे हैं वो आपको चीज़ दे के रहेंगे, मकान देना है तो वो दे के रहेंगे, लेकिन चाहे 40 में दें चाहे 45 की उम्र में दें, बट कभी भी मना नहीं करते। वो आपको सिर्फ हार्डशिप करवाते हैं, मेहनत और मेच्योरिटी लाते हैं आपके अंदर। उनका एक ही काम है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना, डिसिप्लिन बनाना। राहु के लिए ये सब नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई अच्छी चीज़ नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं। उनके लिए जजमेंट खराब है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। टेक्निकली वो कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ, तो जब मेरे साथ गलत हुआ तो मेरे लिए कुछ गलत कुछ सही नहीं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सब चीज़ें मेरे लिए वैलिड है। आज एक बंदा जिसका राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार बना हुआ है, ठीक है, अब वो बंदा आपके साथ बैठ के सेल्स डील कर रहा है, ठीक है, वो राहु का प्रधान है। वो कैसे बड़ी चालाकी से अपनी बातों में उलझाते हुए ज्ञान के साथ और अपनी चतुराई के साथ आपको वो चीज़, गंजे को भी कंगी बेच जाता है। अच्छा, सो दिस इज विच प्लैनेट, राहु। क्विक आइडिया, आप बैठे हुए हो, सडनली आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। हाँ। कई लोग आप देखेंगे कि जिनको सवाल पूछो या जिनसे कोई क्वेश्चन पूछो खो जाते हैं। हाँ। क्विक आंसर नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते, ग्रैस्प अप नहीं कर पाते हैं। उनको आंसर देने में टाइम लगता है, जबान लड़खड़ा जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, आप आउट ऑफ द क्वेश्चन कुछ भी बाउंसर मारो, उनको नॉलेज नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ आपसे बेहतर डिबेट कर लेंगे। हाँ। बिकॉज दिस इज द राहु पावर। क्विक आइडियाज, क्विक, एकदम बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अगर आपको निकालने वाला कोई है तो राहु है, 6ठे घर का।
दुश्मनों की गर्दनें उड़ा देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आपके एक सवाल पे मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। राहु को इतने डेप्थ में मैं बता सकता हूँ, बट अभी के लिए लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ आपकी बात से समझ में आई, जैसे हम बहुत सी चीज़ों को संकेतों से समझते हैं, तो ये तो आप विशाल जी की बात से समझ लीजिए कि अगर आपके काम में विघ्न आखिरी समय में आ रहा है और वो हो ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि राहु प्रभावी है, आपकी कुंडली में ऐसी जगह बैठा है जहां से आपको वो काम रोकने वाला फल दे रहा है। और वही अब काम आपका सुधरेगा कैसे, और कैसे आपको जल्दी फल मिलेगा, अच्छा पॉजिटिव, वो विशाल जी से हम समझने वाले हैं। क्या ये वाकई होता है या संभव है? अच्छा, मैं इसके ऊपर तो बाद में आऊंगी। आपने अभी कहा था कि मंगल शनि, मंगल का थोड़ा सा अभी कम पावर हो गया है, लेकिन शनि राहु केतु मंगल, तो ये सारे तो पाप ग्रह कह गए हैं। तो क्या ये कलयुग है इसीलिए जो पाप ग्रह हैं वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और वही दे रहा है? भाई जो शुभ फल देने वाले हैं या जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं उन्हें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए थी, नहीं उल्टा कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो ना एक टर्म को चेंज करते हैं, इन्हें पाप ग्रह नहीं बुलाते हैं। अच्छा, पापी हम है, ग्रह नहीं है। हाँ। तो ग्रह कभी पापी नहीं होते हैं, वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको फल देते हैं, ठीक है। पापी हम लोग हैं, ग्रह कभी पापी नहीं होते। दे आर हार्श प्लैनेट्स, ठीक है। अब ऐसे तो सन को भी ज्योतिष शास्त्रों में पापी ग्रह बोला गया है, पर सूर्य जिनके बिना तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है। आप सर्दियों में 4 दिन धूप ना निकले लोग बेहाल हो जाते हैं कि सन नहीं देखी, शक्ल नहीं देखी सूर्य की। आप उन सूर्य को पापी ग्रह कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। पिता क्या होता है, आप हमारे जो कईयों जो पिता होते हैं, पिता का रोल और माता का रोल डिफरेंट होता है ना। पिता इज़ हार्ड, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन और उससे, क्योंकि जब बाप बात भी करता है ना, जब पिता बात भी करता है, तो जो बेटा होता है उसको ऐसा लगता है यार पापा के सामने जाने से ना, जरा बात करने से मम्मी को पहले बता देते हैं। हाँ। क्योंकि माँ को चंद्रमा से जोड़ा गया है। आप प्लैनेट के रिलेशंस को देखिए कितना जस्टिफाई करते हैं। फादर, ऐसा नहीं कि आपके पिता आपको लव नहीं करते या प्यार नहीं करते, वो पिता ही है जो आपके दिन रात सोच रहा है, लेकिन उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा हार्श है। तो इसलिए सूर्य और ये जो हार्ड ग्रह हैं, ठीक है। अब पापी ग्रह नहीं कहूँगा मैं, इन्हें कहूँगा हार्श ग्रह। ये आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से फल देने आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्स्टेकल, अभी आपने देखा होगा कि शनि के ऊपर बहुत डिबेट हुआ, बहुत पॉडकास्ट हुई, बहुत हुआ कि शनि ने भी 29 तारीख को अपना घर बदला है। जब भी ये जो घटनाएं होती हैं, सबसे बड़ी खगोलीय घटना है जब शनि, राहु केतु और बृहस्पति अपना घर बदलते हैं। देखिए शालिनी जी, 9 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें से चंद्रमा हर दूसरे दिन बदलते हैं, सूर्य हर महीने बदलते हैं, मंगल 45 दिन में बदल लेते हैं, बुध 15 दिन में, और वीनस 20 डेज में घर बदल लेते हैं। प्लैनेट तो ये भी हैं, ये भी तो हर 15 दिन बाद बदलते हैं। आप इन पे क्यों नहीं इतना ज़्यादा डिबेट करते? वो तो हर 15 दिन बाद बदलते हैं। और वीनस भी आपके 2 घरों को, 2 राशियों को समेट के बैठे हैं। वाई ओनली सैटर्न राहु केतु पे इतना ज़्यादा होता है? क्यों इन्हें क्यों विलन बना रखा है अमरीश पुरी हमारी स्टोरी का? तो उसका रीज़न है क्योंकि हमारे ये ग्रह टाइम लेते हैं, 1.5 साल। अब राहु अपना ट्रांजिट करने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में, 1.5 साल बैठेंगे, शनि 2.5 साल बैठेंगे, गुरु 1 साल बैठेंगे। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो यही प्लैनेट्स गवर्न करते हैं। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है ना, तो वो जुपिटर मतलब वो मून के ट्रांजिट से शादी नहीं होगी, वो सन के ट्रांजिट से शादी नहीं होगी। आपकी मौत होनी है तो चंद्रमा के घूमने से नहीं होनी है। आपकी शादी होनी है तो यही तीनों प्लैनेट गवर्न करते हैं, और इनका एक सेट, जैसे शनि अभी इस समय धनु राशि एक्टिवेट हो चुकी है, जिसे कहते हैं डबल ट्रांजिट। जैसे ही मई की 18 तारीख गुजरेगी, जुपिटर भी ट्रांजिट कर लेंगे, राहु भी ट्रांजिट कर लेंगे। तो शनि और बृहस्पति धनु राशि पे अपनी दृष्टि डाल के बैठे हैं, जिससे धनु राशि एक्टिवेट हो जाएगी वर्ल्ड में अरबों लोगों की, सबकी। तो जिसकी जहाँ जहाँ बैठी है वहाँ उस हिसाब से रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर शादी के घर में है तो आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स हो जाएंगे, अगर वो प्रोफेशन के घर में है तो वहाँ इस तरह से होता है। और बुरे घर में अगर बैठे हैं तो फिर वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। ओहो। तो वो आपको रिजल्ट देंगे। अगर आपने 2.5 साल आतंक मचा रखा है पब्लिक में, हाँ। लोगों का जीना आराम कर रखा है, आपने उन बैंड बजा रखी है हर तरीके से, अब आपको अंकुश लगाने का काम कौन करेंगे? आपकी ईगो बढ़ चुकी है, आप किसी को सुन नहीं रहे हो, आप लोगों की जो है बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, मतलब आपने अपना भौकाल मचा रखा है।
2.5 साल के लिए। अब शनि जब आएंगे, घर बदलेंगे, तो शनि वॉच कर रहे हैं कि भाई ठीक है, तू अपना प्रारंभ, तू अपना कर्मा इकट्ठा कर ले। जैसे ही बोलते हैं ना आपकी 7.5 शुरू हो गई, अब आपका वो डाउनफॉल स्टार्ट करेंगे। आपको वो डिसिप्लिन सिखाएंगे, आपको वो मैच्योरिटी सिखाएंगे। तभी बोलते हैं कि शनि, राहु और इनका जब टाइम पीरियड निकलता है तो इंसान क्या करता है, चपेड़े और वो खा खा के फिर वो सेट होके निकलता है 8 साल 7.5 साल बाद, जब वो अपना करोड़ों का नुकसान करा लेता है, बड़े बड़े चीज़ों में हार्श हो जाता है, फिर वो नम्रता के साथ बाहर आता है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। तो ये प्लैनेट्स आपको ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, आपके अंदर जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधार के लिए मौका देते हैं आपको कि सुधर जा, अभी भी वक्त है। और फिर जब आप सुधर के निकलते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है अच्छी दशाओं में। लेकिन अगर फिर आप रिपीट मारते हो वही गलती, तभी मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स या वो बताते हैं कि भाई इतना पीरियड अब तेरा खराब है, इसके बाद तेरे लिए अच्छा होगा। वो अच्छा कब होगा, जब आप भी उस बुरे वक्त के अंदर समझ के, सीख के, एक्सपीरियंस लेके अपने आगे की गलतियां और ना करो। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ट्रांजिट को लोग समझते ही नहीं है, हमेशा बस एक शुरू कर देते हैं सीरीज, अब मेष राशि वालों के लिए बर्बाद हो जाए। मतलब आप ये देखो कि 29 तारीख का इतना खौफ फैला रखा था कि घर से निकलना, मतलब आप घर से मत निकलो। और आज की डेट में इस समय पाइसिस राशि पे मैक्सिमम प्रेशर है, 5 ग्रह हैं। और मैं मानता हूँ कि बहुत से पाइसिस राशि वालों के ऊपर दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इस समय अगर उनकी क्वांटम एनर्जी भी चेक करो तो पाइसिस राशि के ऊपर मेरी जो कैलकुलेशन थ्योरी है उसके हिसाब से 2.5 थीटा का पॉजिटिव प्रेशर है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं पाइसिस राशि वाले। लेकिन धनु राशि एक्टिवेट हो जाएगी, ये तो आपने भी कहा अभी। तो अगर मैं ऐसे ही मोटा मोटी समझना चाहूँ कि वो कौन सी राशियाँ रहेंगी जो ये राहु के राशि परिवर्तन के बाद पॉजिटिव इफेक्ट जिनकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, और वो कौन सी राशियां रहेंगी जिन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि वो सारे लोग जिनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है उनको पॉजिटिव में फिर कैसे बदलना है, वो अगला सवाल मेरे रहेगा। लिए, मेरी डिक्शनरी और मेरी थ्योरी में ना नेगेटिव कुछ नहीं होता है। मतलब जिनके लिए नेगेटिव भी होगा उनके लिए हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरा सोच और मेरा तजुर्बा और मेरी समझ अलग है, मैं अलग वे से काम करता हूँ। बताऊंगा मैं सब कुछ। हाँ नहीं, लेकिन जिनके ऊपर आप पॉजिटिव करते हैं, अगर आपने कहा कि जिनका नेगेटिव है भी उन्हें हम पॉजिटिव कर सकते हैं, तो आपकी डिक्शनरी में नेगेटिव नहीं है। तो क्या उस नेगेटिव को जब पॉजिटिव किया जाता है तो वो उतना ही पॉजिटिव होता है जितना एक्चुअल में जो पॉजिटिव है, ऑर्गेनिक वाला जो है? कंडीशन अप्लाइड। ओके चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम ट्रांजिट लोगों को समझा देते हैं कि ट्रांजिट होने वाला है तो क्या है। राहु महाराज का ट्रांजिट जो है, एक्चुअल ट्रांजिट 28 मई को होगा, लेकिन उसका असर आपको 15 मई से आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि जब भी राहु जो है वो 1 डिग्री रह जाते हैं राशि में परिवर्तन के, क्योंकि आपने खुद ही बताया था राहु रेट्रोग्रेड है, उल्टा चलते हैं, सीधा नहीं चलते। तो जब उल्टा ग्रह चलने पे उनके ऊपर पावर ज़्यादा है, तो जब वो 1 डिग्री रह जाते हैं राशि में तो उनका रिजल्ट अगली राशि का आना स्टार्ट हो जाता है। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से 16 तारीख से रिजल्ट लोगों को मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मई से, जिनके लिए है। ट्रांजिट कहाँ होगा? स्वाइपिंग हो रही है। आप देखें तो पहले राहु और शनि जो है, अब राहु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि कहाँ गए हैं? मीन में। दोनों ने एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर लिया है। बट द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग इज दिस कि राहु की ये अपनी राशि है, कुंभ। ये किसी ने नहीं बताया होगा कि राहु की कोई राशि है, क्योंकि सबको पता, आप भी जानते होंगे कि राहु को राशि एलोकेटेड नहीं है। वो तो शनि की राशि है कुंभ। हाँ। लेकिन हुआ ये था कि माइथोलॉजी में इसकी स्टोरी है, राहु महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो यार, मेरे से तो तुमने, मैं थोड़ा ह्यूमरस वे में बोल रहा हूँ, मेरे से तो तुमने सब छीन लिया, सर भी काट दिया, कुछ बचा नहीं मेरे पास, ना मुझे कोई राशि अलॉट की। ग्रह में हूँ लेकिन मेरे पास कोई वो नहीं है, तो मुझे भी एक राशि चाहिए। तो उन्होंने राहु को बड़ा सोच विचार करके राहु को 11 नंबर राशि दी। राहु इज द को ओनर ऑफ कुंभ। एक्चुअल में शनि इसके ओनर हैं, लेकिन हमें समझना है कैसे राहु ओनर है। कुंभ के फिजिकल एस्पेक्ट के ओनर सैटर्न है, मतलब पिंडलियों के कारक, ये वाले हिस्से के कारक शनि है। 11 नंबर में प्रॉफिट देने के कारक शनि ही है। फिजिकल एस्पेक्ट ओनरशिप उनके पास है, बट सबकॉन्शियस, मटेरियलिस्टिक और उसके अंदर मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, मतलब उसको बढ़ाने की पावर, वो राहु को ओनरशिप दे दी है। कि भाई जैसे प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए किसी को 1 लाख सैलरी मिलती है, तो वो शनि 1 लाख पे अटके रहेंगे,
भाई तुझे एक ही दूंगा मैं नहीं दे रहा इससे ज़्यादा। बट राहु के पास क्या पावर है, मैंने आपको बताया, उसको 10x करने की। अब अगर आप कुंभ के उस हिस्से को पॉजिटिवली चार्ज अप कर दो जहाँ पे राहु गवर्न भी कर रहे हैं, तो आपकी वो 1 लाख से 10 लाख पहुँचा देंगे। ये बात तय है और ये हो रखा है, मैंने कर रखा है। तो दिस राहु हैज़ अ को ओनरशिप ऑफ एक्वेरियस। अब जब उनकी को ओनरशिप है, जो अपने घर में आ गए, तो अपने घर में तो हर ग्रह प्रसन्न। तो राहु के लिए सबसे बड़ा ट्रांजिट है कुंभ लगन वाले, जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी कुंभ राशि है, चंद्रमा जिनका कुंभ राशि में है, तो राहु का ये ट्रांजिट उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पे भी एक कोरोलरी है, क्योंकि कुंभ लगन वालों की उतरती हुई 7.5 है, लास्ट ढैया चल रही है, तो जिनकी 7.5 उतरती हुई होगी तो थोड़ा रिजल्ट डाइल्यूटेड होगा। लेकिन जिनकी कोई 7.5 नहीं है, दो क्लीन है, जिनके लिए सिर्फ राहु का ट्रांजिट होगा, उनके लिए तो बहुत ही शानदार होने वाला है। मतलब लग्न जिसकी कुंभ है, जिनकी लग्न कुंभ है, और चंद्र राशि से भी हम देखते हैं, तो जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है, तो उसके लिए भी ये ट्रांजिट बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन आपने कहा ना कि जिसकी उतरती हुई ढैया है, तो कुंभ राशि वालों की तो सबकी उतरती, सबकी नहीं है, नहीं मैम, जिसका चंद्रमा अगर कुंभ में बैठा होगा, हाँ, तो उनकी उतरती हुई 7.5 होगी। उतरती हुई 7.5 सबके लिए खराब नहीं होती, सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि शनि जो है ऑलमोस्ट आपको 5 ईयर्स तक प्रताड़ित कर चुके हैं। सब पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है। हाँ। अब वो 2.5 साल आपको लास्ट फेज में रैप अप कर रहा होता है ना कोई बंदा, कि चल भाई तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो अब 5 सालों में ट्रेन हो गया, अब एक नॉलेज ट्रांसफ़र करता हुआ मैं जा रहा हूँ, तो तेरे को बस अब एक प्रेप हो चुके हो, बस लास्ट फेज में मैं तेरे को उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके जाऊँगा जहाँ से तू अपनी जर्नी आगे की स्टार्ट कर सकता है। शनि दंड खत्म कर चुके होते हैं 5 ईयर्स। सेकंड ईयर सबकी बहुत ख़राब होती है, ज़्यादातर लोगों की मैंने देखी है, क्योंकि वहाँ आपका शनि जो है आपके चंद्रमा के ऊपर से निकल रहा होता है। चंद्रमा आपका मन, आपका कैश फ्लो, आपकी सारी चीज़ें चंद्रमा के पास है। तो जब चंद्रमा के ऊपर से शनि निकलता है, ये बड़ा ही हार्श पीरियड होता है लोगों के लिए। तो जब उतरती हुई ढैया होती है, तो वो एक काम डाउन पीरियड हो जाता है। मतलब आप समझ लो कि जिनका लास्ट फेज चल रहा है, अब वो थोड़ा सा संभल जाए, मतलब उनको अब खुश हो जाए कि अब हमारे लिए चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी, उनको अपॉर्चुनिटी आने लग जाएंगी। तो कुंभ राशि वाले इस तरह से भी खुश हो जाएं क्योंकि उतरती ढैया है, और अब तो राहु महाराज प्रवेश कर ही रहे हैं, और वो आपने कह ही दिया है कि भाई वो को ओनर हैं, तो मतलब कुंभ राशि वाले, तो बाकी 11 राशियों का भी कुछ है कि हाँ भाई इनके लिए ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने अभी पूरी तरह से खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे भी बड़ी एक समस्या। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो ट्रांजिट होगा, ट्रांजिट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट लोग मिस करते हैं नक्षत्र लॉर्ड का। ठीक है, इस समय हर ट्रांजिट का जो मेन एरिया होता है वो होता है उसका नक्षत्र का स्वामी। तो राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। ठीक है, शनि भी इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रांजिट के दौरान अपना नक्षत्र एक्टिवेट नहीं करते हैं। सबसे पावरफुल रिजल्ट्स आपको तभी आएंगे जब आप अपना नक्षत्र को एक्टिवेट करोगे। यहाँ पे मिसिंग हो रही है लोगों की। तो यही रिसर्च का ही मेन कारण होता है कि कैसे रिजल्ट मैनिफेस्ट करना है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है, बृहस्पति का है, और बृहस्पति भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपना नक्षत्र एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद जो मेन राशियां हैं, अब हम उनकी बात करते हैं कि कौन फ़ायदे में हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं बता देता हूँ। तो फ़ायदे में टोटल राशियाँ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 राशियाँ जो हैं वो तो मैक्सिमम फ़ायदे में आ रही हैं। कौन सी? मेष राशि पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत वहाँ आ रही है क्योंकि उनके ऊपर 7.5 स्टार्ट हुई है। ठीक है, लेकिन मेष के लिए राहु एक बिग सपोर्ट बन के खड़े हो जाएंगे उनके 11वें में आते ही। क्यों? क्योंकि टेक्निकली मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए हम बात करें, राहु जो है वो 11th हाउस में आएंगे। उनकी जो 11वीं घर में राशि है वो कुंभ राशि होती है, और वो घर जो है वो डिज़ायर्स का है, प्रॉफिट का है, गेन्स का है। रावण ने सारे ग्रहों को 11वें घर में ही बांधा था, क्योंकि 11वां ही ऐसा घर है, उपचय भाव है, जहाँ पे सभी ग्रह, पराशर जी के हिसाब से भी सभी ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो राहु के लिए तो बेस्ट प्लेसमेंट है। तो मेष राशि वालों के लिए ग्रेट बेनिफिट है लाभ भाव में। न्यू वेंचर, अगर आप कुछ न्यू वेंचर करना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस दौरान कर सकते हैं। आपको राहु महाराज नए नए लोगों से मिलवाएंगे,
आपके पास ऑफर्स आने लग जाएंगे, बिजनेस ऑफर्स। और ये गवर्न कैसे भी होगा, मैंने जैसे बताया कि राहु जुपिटर के नक्षत्र में है, तो जुपिटर प्लेसमेंट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जुपिटर कहाँ है आपकी राशि में। अब मेष वालों के लिए जुपिटर जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और कहाँ के स्वामी होते हैं, 12th हाउस के, फॉरेन के। तो आपका भाग्य और 12वां घर फॉरेन का, तो जो लोग जिनके फॉरेन में जाना चाहते हैं, फॉरेन में रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन के वीज़ाज लगवाना चाह रहे हैं, या अब्रॉड मूवमेंट जिनका रुका हुआ है, वहाँ पुश लगेगा। कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये आपका इंडिविजुअल चार्ट बताएगा। और हम कैसे, अगर नहीं हो रहा, अटक रहा है, तो हम उसको कैसे एक धक्का मारेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उनके लिए बढ़िया है। और जिनको जो है एडमिशन हायर एजुकेशंस करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो छात्र है या जो हायर एजुकेशन या जो हायर पोजीशंस पे बैठे हैं लीडरशिप रोल्स में, उनके लिए बहुत अच्छा है। परेशानी एक चीज़ है कि बस आप यहाँ पे धोखे का शिकार हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिए। अपने दोस्तों यारों पे ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि राहु मेष लगन वालों के 11th हाउस में है। तो दोस्त यार आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मनी को स्टक होने का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और स्टमक, लेग्स और लोअर लिम्स की प्रॉब्लम उजागर हो सकती है, क्योंकि सैटर्न की 7.5 स्टार्ट हुई है। तो डिजीजेस का भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेष लगन वालों के लिए इन टोटलिटी में कहूँगा अच्छा समय है, क्योंकि 11th हाउस राहु के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बम्पर लॉटरी जिनकी लगेगी वो वृषभ वाले हैं। अच्छा। टॉरस लग्न और राशि वालों के लिए तो इस समय का सबसे बेस्ट, मतलब आप अगर इस साल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इस पे फुल पैडल मार दीजिए। जो विद्याओं की मैं अगर जिक्र करूंगा, उनके द्वारा हम इन पे फुल पैडल मार के रेस दे सकते हैं। मैं शालिनी जी हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी अच्छे ग्रह का वक्त आए ना, तो उस पर आप जो है फुल अपना तेल और गैस को फुल आंच पे कर दो, ताकि आपका खाना जल्दी पक जाए। और अगर अच्छे ग्रहों के समय पे भी आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया तो मूर्खता है, फिर तो बेकार है जीवन। क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो लोग परेशान ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो दशाएं ऐसी ही चलती रहती हैं। तो टॉरस वालों के लिए बहुत, मतलब प्रोफेशनल चेंज, जॉब चेंज, सम्मान, पैसे का जुड़ना, मनी फ्लो बढ़ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो क्या बात है, एन्जॉय। हाँ। मिथुन के लिए भी बहुत अच्छा है। मिथुन वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि उनके मेन लग्न में जुपिटर आ जाएंगे उसी समय, और जुपिटर का एस्पेक्ट भी रहेगा राहु पे, 11वीं राशि पे जुपिटर का 9th एस्पेक्ट रहेगा। तो ये भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे इस दौरान, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु इनको धर्म से थोड़ा सा प्रतभ्रष्ट कर सकते हैं, मतलब इनका फिलॉसफिकल अप्रोच हो सकता है धर्म के प्रति, बट वैसे तीर्थ यात्राएं कराएंगे। और दूसरी चीज़, भाग्य स्थान में आने की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और जिनको भी नए नए यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, हम आज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो जो राहु है वो संचार की राशि में होंगे। संचार की राशि है नंबर 3, और उत्तर भाद्रपद भी जुपिटर जो है वो संचार की राशि, मिथुन राशि ही है, 11 नंबर है। तो यहाँ पर जो लोग नए चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी न्यू यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंसर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है टॉरस और मिथुन राशि वालों के लिए। बाकी सैजिटेरियस, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, धनु और एक्वेरियस जिसमें वो आएंगे, और साथ ही साथ वृश्चिक राशि, इन सब के लिए द बेस्ट टाइम है। धनु वालों के लिए 3rd राशि में होंगे, 3rd हाउस में उनके, वहाँ पे उनके लिए ट्रैवल्स और जो लोग ट्रैवल टूरिज्म के काम से जुड़े हैं या ट्रैवल करना चाहते, शॉर्ट ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, आपके घूमना फिरना बढ़ जाएगा, आपके लिंक्स बढ़ने लग जाएंगे। जो लोग सेल्स या मार्केटिंग में है, जो देख रहे हैं कि न्यू डील्स क्रैक हों, उनके लिए बेस्ट टाइम है। तो राहु महाराज ने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 राशियों को तो आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है। हाँ, मैंने जैसे बताया कि इंडिविजुअल चार्ट्स पे थोड़ा डिपेंड करेगा। हाँ, तो 6 अच्छे वाले तो हो गए, अब दिल थाम के बैठ जाइए वो लोग जिनकी राशियां बची हुई हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी, माफ़ कीजिएगा जी, कर्क वालों, आपके लिए तो बहुत टफ समय होने वाला है, क्योंकि कर्क राशि इस समय हाई प्रेशर में आ जाएगी। कर्क के 8th हाउस में जो है राहु ट्रांजिट कर जाएंगे। अष्टम भाव जो है वो ऑब्स्टैकल्स, परेशानी, और राहु का सबसे बुरा प्रभाव अष्टम भाव से ही पड़ता है।
और 12th हाउस से पड़ता है, क्योंकि 8वां घर पे राहु जो है वो डेबिलिटेटेड रिजल्ट देते हैं, नीच भाव का रिजल्ट देते हैं। काला जादू भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, ब्लैक मैजिक, तंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा होंगी, लेकिन नवंबर के बाद, क्योंकि नवंबर के बाद राहु अपना नक्षत्र बदल के अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे शतभिषा में। जब तक वो पूर्व भाद्रपद में है तब तक तो ठीक है, राहु जुपिटर का एस्पेक्ट भी रहेगा, आप बचे रहोगे, प्रॉब्लम आएंगी। बट जैसे ही वो शतभिषा में आएंगे, एक तो अपना ही घर और अपना ही क्या मिल गया, नक्षत्र, तो राहु क्या हो जाएंगे, डबल पावर हो जाएगी। 2x पावर के साथ जब राहु एक्शन लेते हैं तो फिर तो उधेड़ डालते हैं बुरी तरह से। तो कर्क राशि वालों के लिए, एक तो कर्क राशि वाले क्या है, जलीय राशि है, इमोशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, बहुत इमोशनल होते हैं, हाईली इमोशनल होते हैं। तो जब कठिनाइयाँ आती हैं या परेशानियाँ आती हैं तो उनका जो बेसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। प्रेशर को हैंडल करना भी तो एक चीज़ है। हाँ। तो वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता तो वो कई डिसीजंस जो हैं वो गलत ले लेते हैं, जिससे कि और ज़्यादा डेवास्टेटिंग रिजल्ट आते हैं। तो कर्क के लिए बहुत बहुत टफ समय हो सकता है, या तो आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे, जैसे हेल्थ वाइज रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके अदर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे राहु वार करेंगे। आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या अगर इतना बुरा भी है तो उसे भी पॉजिटिव किया हाँ, जा सकता है। ठीक है, अभी घबराइए, अभी घबराना नहीं है। मतलब मैंने कहा ना, मेरी डिस्ट्री में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। हाँ। ये मैं आपको बेसिक वो बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल, ये सारा होगा, बट हम इसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। वो होप देते रहना भी बीच बीच में ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है ना, शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि आप उससे इतना टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बनता हुआ काम भी फिर बिगड़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा, मेरा मानना भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है इतने सालों का, और मेरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में ये पकड़ भी है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया होता है हमारे चार्ट में। हमें अगर परेशानी में डालना है तो उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, ग्रहों का सपोर्ट होता है। द ओनली पॉइंट इज़ दैट हम कितनी जल्दी उस सही इंसान के पास रीच करते हैं जो अपनी उन, मतलब कई विद्याओं से या कई चीज़ों से हमें उससे बाहर खींच के निकाल ले। आपको एट अ टाइम, आपका सबसे वर्स्ट टाइम में भी उसको रिड्यूस किया जा सकता है, शालिनी जी, 65%। ये आज तक कोई बात नहीं करता। 65% रिडक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बहुत बड़ी मुसीबत में, आप 35% झेल लोगे, लेकिन 100% झेलना बड़ा मुश्किल होता है। 35% तो मुझे लगता है हर समय ही हर कोई झेल रहा होता है, तो वो नॉर्मल सिचुएशन ही हो गई है। तो 65% तक उसके रिडक्शन करा जा सकता है, लेकिन छोटे छोटी चीज़ों से नहीं। अगर आप सोचो कि एक छोटा सा हम जाके 5 किलो दाल जाके पानी में बहाए तो राहु महाराज ठीक हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? अगर आप सोचो मैं एक छोटी सी चीज़ जाके ये करके आ गया, मैं जाके, अब लोग मुझसे कहते हैं जी हम रोज़ शिव जी को शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, चढ़ाइए, लेकिन राहु के उग्र प्रभाव को आप कम नहीं कर सकते। अच्छा। उसको करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो उग्र फॉर्म में है। वहाँ पर हमें, जिनके ऊपर भी, अब जैसे कर्क लगन वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, अब बेचारे घबरा गए होंगे तो मैं इतनी जल्दी थोड़ा सा आपको डोज दे दूँ। हम यहाँ पर उग्र तारा की साधना या उग्र तारा के तांत्रिक प्रयोग से उनको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर लेते हैं। माँ उग्र तारा, तांत्रिक प्रयोग सुन के फिर एक लगता है कि कोई नेगेटिव वर्ड, ये गलत। आपका सबसे पहले तो अपनी मेंटल स्टेट और अपनी समझ को सही कीजिए। तंत्र शब्द का मतलब नेगेटिव नहीं होता, तंत्र का मतलब गलत या ब्लैक मैजिक नहीं होता। तंत्र शब्द का मतलब है तंतु विज्ञान। तंत्र शब्द एक, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे जो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, राजे महाराजों के लिए किया करते थे, अश्वमेघ से लेकर बड़े बड़े यज्ञ, सत्यचंडी यज्ञ, ये वो सारे तांत्रिक प्रयोग ही तो हैं। तंत्र का मतलब होता है सिद्ध मंत्रों द्वारा पूजा या अर्चना उस देवी के लिए, जो उनका भोग है वो देके, और जो साधक है उसने उस पर कमांड हासिल कर रखी है। अच्छा, क्योंकि हम तो वो जो यज्ञ और हवन की बात जो पुराणों में या कथाओं में है उसे बड़ा पॉजिटिव समझते हैं, और तंत्र विद्या वाला जो हवन यज्ञ होता है उसे बड़ा नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव ब्लैक मैजिक होता है जब आप अभिचार की क्रियाओं द्वारा उसको किया जाता है, जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, ठीक है, उच्चाटन, विद्वेषण, ये जब क्रियाएं की जाती हैं वो डार्क मैजिक है, वो थ्रू योर डीएनए को लेकर वो किया जाता है। बट ये जो तंत्र प्रयोग हैं या तंत्र क्रियाएं हैं, ये की जाती हैं, जैसे श्री साधना है, ये भी तो तांत्रिक क्रिया है। जब आप
उन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो, उन सामग्रियों को इकट्ठा कर लेते हो और मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हो। आपने एक निश्चित मंत्रों को जप करके उसको सिद्ध कर लिया, और जब वो सिद्ध बंदा उस मंत्रों द्वारा आपके लिए हवन या यज्ञ करता है तो वो तांत्रिक क्रिया में आता है और ठीक वो है, पॉजिटिव हम है। ये आगे समझेंगे, पर अभी बैक टू द पॉइंट, क्योंकि 5 राशियां बची हुई हैं और ये सारी लगभग मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही रहने वाला है, तो वो सारा कैसे पॉजिटिव होगा ये तो अभी हम आगे कवर ही करने वाले हैं, लेकिन वो 5 कौन सी बची है फटाफट वो भी। दूसरी है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी प्रॉब्लमैटिक टाइम है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लमैटिक टाइम है क्योंकि उनके सप्तम भाव में राहु आएंगे। सप्तम भाव में राहु बैठे होंगे। 7th हाउस का राहु जो है वो आपको बिजनेस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। अगर आपके में उस कईयों को रिजल्ट पहले आने लग जाता है, अगर 18 मई के आसपास या मई जून के आसपास आप सडनली देखने लग जाओ कि आपके अनवांटेड आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लग गई है, झगड़े बढ़ गए हैं कपल्स में या लवर्स में, या आपके मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई है, तो ये राहु महाराज का किया धरा है। इसमें कईयों के एग्रेसिव मोड में बैठे होंगे तो डाइवोर्स या सेपरेशंस पे आने चालू हो जाएंगे केसेस। तो यहाँ पे लियो वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। और क्योंकि लग्न भी और राशि, हाँ, क्योंकि सप्तम भाव शादी का भी है, रिलेशनशिप का भी है और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। पार्टनर्स में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, राहु क्या करते हैं, भ्रम क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा, पार्टनर्स चाहे वो पति पत्नी हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो, भ्रम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लग जाएंगे। और यहीं पे वो क्या करेंगे, जैसे बिजनेस तोड़वाएंगे, बिजनेस खराब कराएंगे, चीज़ें खराब कराएंगे। 7th हाउस आपका बेसिकली आपके नाभि के नीचे का हिस्सा है, जो आपके इंटेस्टाइन से लेकर आपकी किडनीज और आपके यूट्रस, फीमेल के लिए उनके यूट्रस पार्ट और जो उनके प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर, तो ये वाले एरिया इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हर राशि का एक फिजिकल इम्पैक्ट होता है और एक उसका जो सबकॉन्शियस लेवल एस्पेक्ट होता है, तो वो दोनों पार्ट पे इम्पैक्ट करते हैं। एक साथ एक ही बार में वो कभी भी हमला नहीं बोलते सब जगह पे, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक बार में एक ही पार्ट पे अटैक करेंगे। तो इसमें भी क्या चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा? चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, या सिंह लग्न और राशि है तो बिजनेस में समस्या आनी ही है, या रिलेशनशिप खराब होना ही मैं है, यही बोल रहा हूँ ब्रह्म वाक्य है, ऐसा नहीं है। आपको हर ट्रांजिट के अंदर जो आप सुनते हैं पॉडकास्ट में या चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। जीवन आज भी चल रहा है, शनि 29 तारीख को ट्रांजिट कर चुके हैं, ठीक है, लोग आज भी काम पर जा रहे हैं, लोग आज भी सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी भी कर रहा है गोवा में तो कोई एंजॉय भी कर रहा है। शनि ने सारी दुनिया नहीं उजाड़ दी है, वैसे ही सुबह हो रही है वैसे ही रात हो रही है। हाँ। तो हर किसी का, क्योंकि हाँ, इसमें से कई लोग कई हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे, क्यों, क्योंकि उनके चार्ट में वो है, उनके हर किसी को हम सबको डिफरेंशिएट करता है हॉरोस्कोप। तो ऐसा नहीं है कि अब जिनके 7 में आएंगे तो 1/7 लोग हो गए पूरी दुनिया में, 1/7 लोग तो करोड़ों की अरबों की आबादी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि अरबों के अरबों ऐसा हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर हमें आपके इंडिविजुअल चार्ट को स्टडी करना यही ज़रूरत है कि आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा। अपना अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आप उस फेस को एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए और उसको और भी बढ़ा सकते हैं। मेरा कहना ये है, मतलब आज अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव और बढ़िया करना चाहते हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो करिए। लेकिन अगर आप दिक्कत में हैं तो हमें वो स्टडी करना पड़ेगा आपके चार्ट के हिसाब से। हो सकता है आपके सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हों जिनके ऊपर से राहु निकलेगा, तब आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अगर आपका इंडिविजुअल है तो अलग चीज़ है, तो डिफरेंशिएट ये करेंगे। जो तीसरी राशि है जिनके लिए प्रॉब्लम आएगी, वो 4 राशियाँ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है एक मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के लिए 12th हाउस में राहु आ जाएंगे। तो ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसे केसेस में लीगल इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, जेल जाने का योग बढ़ जाता है लोगों का, जो लोग कईयों के ऊपर सरकारी दंड आ जाता है, सरकार दंड पड़ने लग जाता है, टैक्स या ये सब के केसेस आने लग जाते हैं। तो लीगल इश्यूज बनना और अस्पतालों के चक्कर लगना और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और इसको कहते हैं हम पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना। इस घर को पागल खाना मतलब ये नहीं कि आप पागल हो जाओगे, पागल खाना मतलब आइसोलेशन, मेंटली हैरास्ड, डिप्रेस्ड हो जाओगे तो आप कमरे में बंद कर लोगे अपने आप को, दुनिया से काट लोगे। जेल खाना मतलब आपको दुनिया से जेल खाना भी मतलब काट के अलग कर दिया गया, सजा, और उसके साथ ह्यूमिलेशन जुड़ा हुआ है। और दवा खाना मतलब अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो 15 दिन के लिए, कितने लोग हैं जो चाहे आप 5 स्टार फैसिलिटी भी दे दो हॉस्पिटल में, खुश कौन होता है हॉस्पिटल जाके,
लोग घर आना चाहते हैं। तो आइसोलेटेड हो जाना, अलग थलग हो जाना, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाना, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाना इन सब चीज़ों पे, चाहे आपके डिजीज़ हों, चाहे आपकी जमा पूंजी उड़ जाना, वो सारी चीज़ें मीन राशि वालों के लिए प्रॉब्लम है। और वैसे भी मीन राशि पे इस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और मीन राशि सबसे ज़्यादा हरकत में आ जाती है, क्योंकि मीन राशि जो है वो जल है, समुद्र है, और ऐसे लोग सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। उनके लिए प्रेशर और हार्डशिप वाला रास्ता उनको हजम नहीं होता, मतलब उनसे हैंडल नहीं होता है। इस वजह से मीन राशि में बहुत ज़्यादा बवाल आ जाता है। और आपने इसका प्रभाव देखा होगा, अभी जो भूकंप आया है, हाँ। वहाँ पे जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ी सी वार्निंग ये है कि आप इस समय में मई टू जून जुलाई डोंट गो अराउंड दीज एरियाज़, साउथ ईस्ट एशिया की एरिया, क्योंकि जो ये पानी से घिरे हुए एरिया है, सुनामी या अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है। मकर राशि पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मकर राशि के सेकंड हाउस में आ जाते हैं, और सेकंड हाउस का राहु जो है झूठ बुलवा बुलवा के या आपकी चालाकियों से आपको फंसवा देता है और आपकी जमा पूंजी उड़ा देता है। तो ये 4 राशि प्रेशर में है। अब सिर्फ 2 राशि बची है जिन पे 50-50% का रिजल्ट है, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। वन इज वर्गो कन्या राशि एंड वन इज तुला राशि। वर्गो के लिए अच्छा है क्योंकि उनके छठे भाव में राहु आएंगे, तो जिनके भी वर्गो राशि वाले लग्न वाले जिनके केसेस चल रहे हैं, सुलट नहीं रहे हैं, या वो वेट कर रहे हैं कि हमारा कुछ रिजल्ट निकले, दिस इज़ द टाइम। और जिनके भी पेमेंट्स फंसी हुई हैं, मनी फंसी हुई है, पैसा रोक लिया है लोगों ने, यहाँ राहु उसको मूवमेंट दिलवाएंगे। बस वही है, लेकिन अगर उनको पॉजिटिव करना है तो वो लास्ट मोमेंट पे आके अटकाए जा रहे होंगे कि आज कमिटमेंट हो गई पैसा नहीं आया, आज कमिटमेंट हो गई पैसा नहीं आया, तो वो लास्ट मोमेंट पे अटका रहे होंगे, वहाँ पर हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो ये तो थी सारी की सारी राशियाँ हमने राहु के ट्रांजिट पे, आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, ये तो भी वैसे ही नेचुरल आपकी ज़िंदगी चलेगी। कईयों के लिए बहुत हैवी रिजल्ट आएगा, तो कईयों के लिए लाइटर, और कईयों के लिए इतना बढ़िया कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल मानेंगे ये। तो मई के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अभी विशाल जी कह ही रहे हैं कि 29 मार्च के बाद भी ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब विशाल जी उस पॉइंट के ऊपर आती हूँ जिसका मैं तो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, एंड आई होप हमारे व्यूवर्स भी कर रहे होंगे, कि वो लोग जिनके ऊपर कठिनाइयाँ आने वाली हैं, ये मैं सिर्फ राशियों के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपका पर्सनल चार्ट देखना ज़रूरी है, एक एस्ट्रोलॉजर से मिलना ज़रूरी है। तो पहले तो रेमेडी क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ये साइंस काम कैसे करता है, मैं ये कैसे मानूँ कि जो ग्रह जिस पोजिशन में बैठे हुए हैं और वो ये तय करते हैं कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, कि जी ये तो बुरा फल देंगे, उसे पॉजिटिव में बदल पाना, ये कौन सा साइंस है और कैसे काम करता है? देखिए, पॉजिटिव पहले भी ऐसे होता आया है, ये हमारी एक कुछ लुप्त विद्याएं हैं हमारे सनातन धर्म की, जो कि लुप्त हुई थी। कई लोग इनको आज भी कैरी कर रहे थे, कई लोगों ने कैरी किया, बस पास ऑन सेलेक्टिव हो पाई और निकल के आ पाई। आज आप लोगों के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से ये मंच मिला है हमें, जिसमें हम ये बता पाएँ कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। अदरवाइज़ तो पहले था नहीं, मैं तो बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, तब इतना था नहीं। तो जैसे अभी आपने बात की हम इनको पॉजिटिव कैसे करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक असुर विद्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ। असुर विद्या एक ऐसी विद्या है, या मायावी विद्या जिसे कहते हैं, क्योंकि राहु क्या है, असुर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कईयों के कान खड़े हो गए होंगे सुन के, असुर विद्या। हाँ, मैं इनफैक्ट खुद ही सोच रही थी कि अभी तो आपने कहा था कि अपनी मेंटालिटी सुधारने की ज़रूरत है, असुर और सुर वाली, और अब आप खुद ही बता रहे हैं। असुर विद्या में आपको ये समझना है कि असुर शब्द का मतलब क्या है। असुर शब्द का मतलब ये नहीं है कि भयानक दांत लिए हुए, सींग लगा हुआ एक राक्षस। दिस इज़ नॉट असुर, ब्रह्मा जी की क्रिएशन है। असुर शब्द पहले सुर ही था, ठीक है। सुर और असुर में 2 मेजर डिफरेंस इतना है कि सुर और असुर दोनों वृत्ति हैं हमारी, स्टेट ऑफ माइंड है हमारा एक्चुअली में। इसका मतलब है, असुर शब्द का मतलब है लाइफ, इसका मतलब है पावर ऑफ क्रिएशन, जो कि ब्रह्मा जी से मिली हुई है। असुर शब्द का जी, अर्थ है? असुर में असुर शब्द का, ठीक है, अच्छा। पावर ऑफ क्रिएशन। यहाँ पर जो पहले जो देव गुण वाले हैं, जिन्हें देवता बनाया गया, आपने हमारी माइथोलॉजी देखी,
ठीक है, हमने कितनी अपनी माइथोलॉजी में, क्या आपको लगता है कि जितने भी देवतागण थे वो बिल्कुल प्योर सोल थे, उन्होंने कभी कोई छल नहीं किया? सबसे ज़्यादा तो इंद्र ने किया है ना? जो इंद्र जो कि देवों के राजा हैं, सबसे ज़्यादा छल तो उन्होंने ही किया है असुरों को उनकी पावर से हटाने के लिए, जबकि सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा कैपेबल असुर थे। क्या आप इसको मानते हैं? रावण को हराना ही मुश्किल था, रावण तो हार ही नहीं सकता था। ठीक बात। और रावण तो बाद में असुर हुआ। मैं अगर कहूँ शुरुआती वक्त में तो उन्हें देवता की ही सूची में रखा जाएगा ना, जब उन्होंने शिव जी की कृपा प्राप्त कर ली, जब उनको धनुष मिल गया शिव जी का, जब वो सबसे ज्ञानी रहे, तो फिर वो तो पॉजिटिव ही है। हम कितनी हिपोक्रेसी में जीते हैं। जिस शिव तांडव स्तोत्रम से हम शिव जी का अलंकार, अभिषेक और स्तुति करते हैं, वो किसने लिखा? रावण का लिखा हुआ। लेकिन उसी को फूकते भी हैं, ठीक है, क्योंकि उसने गलत कृत्य किया, ठीक है, जो कि उसकी वृत्ति। आज की डेट में भी सुर और असुर हम सबके अंदर ही विद्या, हम ही सुर हैं, हम ही असुर हैं। हम सुबह उठ के अपनी बीवी को हक करके गले लगा कर जाते हैं, बाय बाय हम जा रहे हैं, शाम को शराब पी के आके वही बंदा अपनी बीवी को मार भी रहा होता है। तो वही तो सुर है और वही तो असुर है। तो ऐसा नहीं है कि असुर शब्द का मतलब एक डेमोनिक पावर है। नो, इट इज़ नॉट डेमोनिक पावर, दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिएशन। ये एक हिडन विद्याएं हैं। तो जितने भी हमारे ग्रह थे, इनके साथ एक विद्याओं को प्रैक्टिस में जोड़ा गया। तो राहु के साथ जो विद्या जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं तमीचर विद्या, ठीक है। तो तमीचर विद्या जब होती है, जब राहु आपकी कुंडली में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज आपका राहु जो है वो 10th हाउस, प्रोफेशन के हाउस से कनेक्टेड है, तो वो आपको नेचुरली बहुत अप्स एंड डाउन्स दे रहे होंगे। कभी आपका करियर बहुत ऊपर जा रहा होगा, कभी आपका करियर बहुत नीचे आ रहा होगा, कभी आपको लगता होगा इस जॉब में मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो इस जॉब में खुश हूँ। द नेक्स्ट डे आफ्टर सम मंथ्स आप उसी जॉब को क्रिब करते हुए मिलोगे, यार मेरे को तो नहीं रहना इस जॉब में, मैं तो छोड़ूंगा, मैं तो चेंज करूंगा। तो ये अप्स एंड डाउन आपको राहु दे रहा है। अब अगर आप इस राहु को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे? मैं आपका क्या करूँगा, तमीचर विद्या का प्रयोग करके हम एक क्वांटम एनर्जी बोलते हैं इसको, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्वांटम एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्वांटम फिजिक्स से ही गवर्नड है। साथ में अगर इसका डीप स्टडी किया जाए, और मैंने इस पर बहुत साल रिसर्च किया है क्योंकि मैं खुद एक साइंटिस्ट रहा हूँ, तो एक डेंस मास को जब हम पॉजिटिव रैपर के साथ क्रिएट करते हैं तो वो डेंस मास ऑफ क्वांटम एनर्जी जो रजनीचर विद्या है एक्चुअली में, उसके साथ जब एक पुश आप देते हो तो वो राहु जब उसे एसिमुलेट करते हैं, आपको मैं आपका मनपसंद भोजन दूं तो आप प्रसन्न होंगी या आप उस काम को करने के लिए एक्टिव हो जाएंगी या नहीं? आपको पॉडकास्ट करनी है, आपको सबसे खराब खाना खिलाएं, आप इतने एक्सप्रेशन दे पाएंगी? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड। बट व्हेन यू आर गिवन द राइट एनवायरनमेंट, योर राइट थिंग्स विच यू एंजॉय, तो आप कैसे काम करेंगी? रॉकेट की तरह करेंगे। वही स्वभाव ग्रहों का है, उनको उनके स्वभाव की एनर्जी को जब दिया जाएगा पॉजिटिव रैपर के साथ, नेगेटिव उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपका काम जो उस हाउस से जुड़ा हुआ वो बहुत तेजी से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, अब हाँ अच्छा लगेगा सुनने में। हाँ। तो जब आप करोड़पति बनना चाहते हो, आप कोई बिजनेस में हो, किसी भी काम में हो, चाहे आप चाय की रेहड़ी भी लगाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी क्या है कि विद्या का प्रयोग करके आपके उस क्वांटम लीप को बढ़ाया जा सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाय वाले को करोड़पति बना दूंगा, मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो प्रेजेंट एनर्जी वैल्यू है, सपोज आज आप एक रेडी लगा रहे हैं, आप 500 रुपये दिन का कमा रहे हैं, तो आप 500 से 2000 पहुँच सकते हैं और आपके लिए वो एक बिग लीप हो जाएगा मैम। उसी तरह से अगर कोई 1 कमा रहा है तो 1 का 5 पहुँच सकता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वो अलग अलग हाउसेज के हिसाब से उसकी पोजीशन को स्टडी करके उस विद्या का रैपर भेजा जाता है। उसी तरह से हर प्लैनेट का है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र को हमेशा लग्जरी से जोड़ते हैं। अब लग्जरी का कारक है, घर गाड़ी बंगला ये देगा। अब शुक्र को आपको और पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए रजनीचर विद्या है, रजस, क्योंकि उसका तत्व क्या है? रजस। शुक्र हैप्पी होता है बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में, तो रजनीचर विद्या है उसके लिए। रजनीचर विद्या से उसके पावर को आप बढ़ा के अपनी शुक्र दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में और शुक्र ट्रांजिट्स में आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले सकते हो। मेरी अभी शुक्र की दशा स्टार्ट हुई, मेरे लिए बेस्ट मौका था रजनीचर विद्या को एक्टिवेट करने का। तो मैं क्योंकि रत्नगर्भ विद्या जानता हूँ, मैंने उसी समय ये देख लीजिए
ये अभी एडिशन हुआ है, इससे पहले मेरी पॉडकास्ट देखोगे तो मेरे फिंगर में ये नहीं दिखेगा, ये अभी एडिशन किया था शुक्र के इस रत्न को रजनीचर विद्या से एक्टिवेट करके, और मैं बहुत डिफरेंट वे में पहनता हूँ, मेरे आप जेम्स भी देखोगे। तो इससे मैंने उस लीप को बहुत क्विकली अचीव किया जो मेरा प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपके सवाल का आंसर यही है कि इन विद्याओं द्वारा, ये तो एक असुर विद्या है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी को कोई हार्म नहीं होता, प्लैनेट्स को बस हम उनका पॉजिटिव मैसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू डेंस मास और क्वांटम एनर्जी रैपर के द्वारा। हम वो मंत्रों की ताकत के द्वारा उन तक वो एनर्जी पहुंचा देते हैं, जिससे उनको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, वो तेजी से काम करते हैं, आपका जॉब लग जाती है, मकान जिसका बिकना होता है वो बिक जाता है क्विकली, जिसको अब्रॉड जाना होता है वो चला जाता है, जिसकी पेमेंट्स रुकी होती हैं वो पेमेंट्स तुरंत आ जाती हैं। दिस इज द असुरी विद्या, जिसे मायावी। और मैं आपको बता दूं, हाँ। ऋग्वेद में असुरी कल्प है, ये वहीं से है, वहीं पे बताया गया है असुरी कल्प में। तो मुझे ये तो समझ आ गया, जैसे अभी आपने खुद ही अपनी अंगूठी दिखाई और दिखा करके बोला कि कैसे ये मैंने अभी धारण किया और इसमें भी बाकायदा वो पावर है, तो रत्नों के ज़रिए ये हो सकता है, ये तो समझ आ गया। रेमेडीज़ के लिए मुझे लगता है यहाँ आप कुछ और भी हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए लेके आए हैं, तो ये कितना अलग है रत्नों से और ये कैसे काम करता है, क्या रेमेडी है? हर सॉल्यूशन का एक अपना इनहेरिटेड टेनेसी पावर है, ठीक है। रत्न जो हैं वो सबसे पावरफुल वे में इफेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे 24/7 आ जाएंगे, हाँ। ठीक है। और रत्न ये नहीं कि आपने ज्वेलर पे जाए, खरीदा और पहन लिया दूध में धो के, वो रत्न पावरफुल नहीं है, वो आपको कुछ नहीं देगा, आपका पैसा वेस्ट है। रत्नों को सेलेक्ट करने की विद्या है, रत्नों को सेलेक्ट किया जाता है। आप, मेरे पास जो विद्या है उसके बारे में अगर मौका मिला मैं अभी आपको बताऊंगा। आपने जो ये रेमेडीज़ बताई, तो हर रेमेडी का एक अपना इफेक्ट इनहेरिटेड पावर है कि ये इतनी पावर से काम करेगा, ये इतना इफेक्ट देगा, ये इतना सा पुश देगा। मेरे लिए जो छोटे मोटे रेमेडीज़ है मैं उनको कोई वैल्यू नहीं देता, क्योंकि उनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो आप ये लाल किताबों वाली रेमेडी करते रहोगे, आप थक जाओगे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होना उससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल से बोलता हूँ। आपकी, हमने राहु की बात करी, तो हम इस ट्रांजिट से ही रिलेटेड मैं रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो हर कोई इंसान अपना नक्षत्र लॉट एक्टिवेट कर ले। कैसे करना है? पूर्व भाद्रपद को एक्टिवेट कर लीजिए, आपको आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। शनि भी उसी नक्षत्र में है, जिनके दैया शनि की 7.5 लगी है वो बहुत ध्यान से सुने। अगर आपको अपना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक्टिवेट करना है तो लायन, मेल लायन का स्टैचू ले लीजिए या मेल लायन का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो प्रिंट आउट निकाल के, या अगर इसको और पावरफुल वे में करना है तो आप अपने हाथ से ड्राइंग कीजिए, एक मेल लायन की, बब्बर शेर की पिक्चर कलर करके उसको आप अपने पर्स में रखिए अपने पास, हर व्यक्ति जिनकी दशा चल रही है। इससे आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो जाएगा। ये जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनके लिए, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्रांजिट इस समय शनि की, जिन की ढैया 7.5, जिन्होंने शनि की दशाएं, महादशाएं, राहु की महादशाएं चल रही हैं और राहु इस समय एक्टिवेट हो रहे हैं, आप अपना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तो एक्टिवेट कर ही लीजिए। इससे किसी को हार्म नहीं होगा, हाँ। ये फायदा ही होगा। इसके सेकेंड वे है, अब आपको और कैसे पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। सबसे बढ़िया काम, जिन की ये सारी दशाएं मैंने बताई, आपको इस समय सबसे बेस्ट रिजल्ट लेना है। अज एक पद करके देवता रुद्र रूप है, शिव के रुद्र रूप है, अज एक पद, इनका ध्यान कीजिए। इनकी स्तुतियां आपको नेट पे मिल जाएंगी, इनका एक मंत्रा भी है वो भी मिल जाएगा, आप वो भी चैंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ, राहु को सबसे पॉजिटिव वे में एक्टिवेट करने का है, ये सबसे शानदार वे है। देखिए राहु की कहानी कहाँ से जुड़ी थी? अमृत मंथन से। कटाई सर वहाँ पे जब अमृत मिला और अमृत उनको नहीं मिला तो उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा और अमृत लिया। उसी में से एक सबसे बहुमूल्य रत्न निकला था कल्प वृक्ष। सुना है आपने? कल्प वृक्ष जो है वो क्या है? प्लैनेट, चीज ऑफ एबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है। तो ये कल्प वृक्ष, मैं जो भी रेमेडी करता हूँ मैं बहुत रिसर्च करके डिज़ाइन करके निकालता हूँ। ये कल्प वृक्ष, इसको कहते हैं साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन।
ठीक है। एक साइंस, मेरी थ्योरीज हैं कुछ जिन पे मैं वर्क करता हूँ, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ सिम्बोलाइजेशन, एक्टिवेशन थ्योरी। तो ये साइंस ऑफ सिम्बोलाइजेशन से है। यहाँ पे हर आकृति का फ़र्क तभी पता लगता है, वो रिजल्ट तभी देती है जब वो सबसे अच्छी उकेरी जाती है, ठीक है। मतलब उसकी डायमेंशंस वैसी ही हों जैसे नेचुरल निकल के आया था। तो यहाँ हम असली कल्पवृक्ष तो ला नहीं सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी नक्काशी, एक एक चीज़, एक एक लीफ उतना ही एक्टिवेट किया गया। यहाँ पे, वहाँ पे भी एक चिड़िया, एक जीव साथ आया था, तो ये वहाँ पे भी बताया गया है। ये जड़ें लटकती हुई, तो ये कल्पवृक्ष को रखना आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा जिन जिनको पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये ब्रास का बना हुआ है। ब्रास का जो एलिमेंट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और राहु को पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं उसमें। तो अगर आप इस कल्प वृक्ष को अपने घर की नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एस्टैब्लिश करते हैं तो अबंडेंस आती है और राहु का पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। ये राहु को पॉजिटिव करने के लिए, और जिन जिन की जो मैंने राशियां बताई हैं पॉडकास्ट में, वो राशि वाले तो इसको ज़रूर रखें, इससे राहु का पॉजिटिव इफेक्ट 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि जिनको नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो क्या करें, जो तकलीफ में इस समय भी और आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया है गरुड़ जी का ये। अब गरुड़ क्यों लिया गया यहाँ पे? हर चीज़ माइथोलॉजी से कनेक्टेड है और हर चीज़ उतना ही इफेक्टिव क्यों रिजल्ट देती है, क्योंकि राहु गरुड़ महाराज से डरते हैं, विष्णु जी का वाहन है। राहु को सर्प कहा गया है ना। हाँ। तो सर्प किससे डरता है? गरुड़ से। हाँ। तो गरुड़ महाराज का ये स्टैचू उसी वजह से है। और द वे सिटिंग पोस्चर में है, एक पाँव पीछे दबाया हुआ, इसी तरीके से वो विष्णु भगवान जी के आगे बैठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा, आकृति का किस तरह से उकेरा गया है और डिज़ाइन किया गया है। ब्रास होना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी हैवी, आप देख सकते हैं बहुत हैवी है ये भी और वो भी। हाँ वाकई वजन है। तो वजन के साथ और पर्टिकुलर ब्रास के एलिमेंट के साथ, पृथ्वी तत्व के साथ, आप इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन है मेन। वहाँ पर जब आप रखेंगे तो जिन जिन को नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है अपनी लाइफ में, आप ये गरुड़ का इसी टाइप का डिज़ाइन किया हुआ बहुत ही शानदार वे में आपके नेगेटिव रिजल्ट्स को भी वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इनको कुछ मंत्रों द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। वो अगर जैसे हमारे से जो लोग मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम तो इसको मैं उन असुरी मंत्रों के द्वारा इसको एक्टिवेट करके भेजता हूँ सबको। तो दीज आर द बेस्ट थिंग फॉर पॉजिटिव, टू इंक्रीज पॉजिटिव, और जिनको नेगेटिव आ रहे हैं उसको भी डाउन करने के लिए। और ये बहुत शानदार बात भी आपने बताई कि कैसे ये माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये खुद से सोचा हुआ या अपने आप बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो भी बाकायदा आपको विशाल जी ने समझा दिया है। और मुझे लगता है, हालांकि विशाल जी ये है तो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमने कोशिश की है कि व्यूअर्स को ट्रांजिट क्या है, उससे क्यों डरें, क्यों ना डरें, राशियों का प्रभाव, उसका रेमेडी, ये सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश। हाँ, एक चीज़ मैं 2-3 और चीज़ें आप लोगों के लिए बता दूंगा कि अगर आपको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, राहु महाराज आपकी दशा में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो हम उग्र तारा द्वारा हम उसको कर सकते हैं, असुर विद्या द्वारा। बाकी आप लोग राहु के प्रभाव को और सबसे बेस्ट वे में अगर आप अभी से शुरू कर दीजिए, जिनकी शनि के लिए भी प्रॉब्लम है और शनि की 7.5 में, आप शिव जी का अभिषेक जो है स्वर्ण से करना पड़ेगा, स्वर्ण वाले पानी से, गोल्ड वाटर से। गोल्ड वाटर कैसे हो सकता है, कई लोगों के लिए रेमेडी पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। देखिए, हर किसी के पास थोड़ा सा सोना तो सबके पास होता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, रात के समय अपने एक पानी का पात्र लीजिए कोई भी, उसके अंदर अपनी गोल्ड की अंगूठी या स्वर्ण का सिक्का या कुछ भी डाल के रख दीजिए। आप अगले दिन वो अंगूठी निकाल के उस जल से शिव जी का अभिषेक कीजिए। इसे कहते हैं गोल्ड स्वर्ण अभिषेक। दूसरी चीज़, आप स्वर्ण भस्म डाल के भी कर सकते हैं। तो स्वर्ण भस्म डाल के अभिषेक करने से शिव जी का राहु के ये जो नेगेटिव और शनि के नेगेटिव इफेक्ट आपको काफ़ी हद तक कम मिलेंगे। बाकी जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते काफ़ी चीज़ें, वो एक आम के पेड़ की जड़ ब्लू कपड़े में डालकर अपने पास लाके रख लीजिए। तो जो ट्रांजिट के राहु के इफेक्ट है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को
फ़ायदा मिल जाएगा। तो डरना है नहीं, नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है। विशाल जी ने ये भी आपको बता दिया है। असुर की परिभाषा बदलने की ज़रूरत है। तांत्रिक विद्या जिसे हम नेगेटिव समझते हैं उस दृष्टिकोण को भी बदलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत सी नई बातें आज के इस पॉडकास्ट में आपको ज़रूर पता चली है। बहुत शुक्रिया विशाल जी, आपने इतना समय निकाला और इतनी काम की बातें हमारे व्यूवर्स को बताई। थैंक यू सो मच।